Characteristics of nationalism. Certain characteristics of nationalism as given by various scholars are given below. अब कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स है नेशनलिज्म की जो कि अलग अलग स्कॉलर्स द्वारा दी गई है, वो बताते हैं। पहला है कॉमन हैबिट्स एंड कम्युनिकेशन मेथड्स। कॉमन हैबिट्स एंड कम्युनिकेशन अमंग लार्ज ग्रुप इज पैरामाउंट। सबसे सर्वोपरि जो कॉमन आम आदतें होती हैं या जो एक कम्युनिकेशन करने का तरीका होता है बड़े बड़े ग्रुप्स में, वो सबसे अहम है। In communication, things like language, script and symbols bring unity in society. तो ये जो हमारी आपस के कम्युनिकेशन है, इसमें जैसे भाषा हो गई, एक स्क्रिप्ट हो गई, सिंबल्स हो गए, ये सब जो है सोसाइटी में यूनिटी लाते हैं। It is a mental status. Nationalism is a feeling of unity and emotional integration towards a nation. तो नेशनलिज्म क्या है? एक भावना है एकता की, एक भावनीय कहना चाहिए ना, भावनात्मक तौर पे हम एक हैं, इकट्ठे हैं, जुड़े हुए हैं नेशन के प्रति। सिटीजन फील रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स नेशन। हमारी एक जिम्मेदारी होती है अपने नेशन के प्रति। इट मे बी पर्सनल फीलिंग टुवर्ड्स नेशन बट इट इज रिलेटिंग विद द फीलिंग ऑफ नेशनैलिटी। कहने को ये हमारी पर्सनल फीलिंग हो सकती है नेशन के प्रति, लेकिन ये जुड़ी किससे है? राष्ट्रीयता की भावना से। इट इज अ रीसेंट फिनोमिना। लव एंड रिस्पेक्ट फॉर अवर कंट्री इज नॉट न्यू फिनोमिना। ये जो अपने कंट्री के लिए प्यार आदर, ये कोई नई बात तो है नहीं। We all know the history of Bhamasha Seth, who offered jewelry worth crores to be defeated King Maharana Pratap. हम जानते हैं जो इतिहास था भामाशा सेठ का, जिन्होंने अपनी करोड़ों की जो ज्वेलरी थी वो हारे हुए राजा जो महाराणा प्रताप थे उनको दे दी थी। We can find such examples in other countries of the world also. इस तरह के एग्जाम्पल्स हमें दुनिया के और कंट्रीज में भी देखने को मिलते हैं। But the feeling and awareness about nationalism was for the first time felt during the Treaty of Westphalia. ये जो फीलिंग है या जो जागरूकता है राष्ट्रीयता की, ये सबसे पहले जो है महसूस तब करी गई जब ट्रीटी हुई थी वेस्टफेलिया की। The feeling of nationalism was expressed in various acts. इस नेशनलिज्म की फीलिंग को दर्शाया गया था अलग अलग तरीकों से, एक्ट्स के माध्यम से। Way back in 18th century, during the period of freedom movement of America, they gave the slogan like no representation, no taxation, and during the time of French Revolution, national unity was seen. अगर हम 18वीं सदी की बात करें तो जिस टाइम पे फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था अमेरिका का, उस समय की बात करें तो उन्होंने नारे दिए थे कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, कोई टैक्सेशन नहीं होना चाहिए। इसी तरह से जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन था उस समय भी जो नेशनल यूनिटी थी वो बहुत ज्यादा देखने को मिली थी। State is not necessary component for nationalism. The feeling of nationalism can occur without any state. राष्ट्रीयता की भावना जो है वो जागृत हो सकती है बिना किसी स्टेट के। We know that when India was ruled by the Britishers in the year 1885, Indian National Congress was established in the absence of the state. जब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का रूल था 1885 में, तब इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ एक स्टेट की एब्सेंस में। This was the first step towards the institutionalization of Indian nationalism. तो ये पहला कदम था जब इंडियन नेशनलिज्म के लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया कि हाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्टैब्लिशमेंट हुआ। इन वन नेशन देयर कैन बी मेनी स्टेट बट नेशनलिज्म इज वन। एक नेशन के अंदर बहुत सारे स्टेट्स हो सकते हैं लेकिन नेशनलिज्म एक ही होगा। पॉलिटिकल थिंकर लाइक G.S. Mill एंड अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन फेवर्ड वन नेशन वन स्टेट। जो पॉलिटिकल थिंकर थे G.S. मिल या अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन थे, उन्होंने हमेशा जैसे कहना चाहिए तरफदारी करी वन नेशन वन स्टेट की। आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मेनी कंट्रीज अडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ वन नेशन वन स्टेट। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज ने इस प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया कि वन नेशन वन स्टेट। But later it was realized that one nation one state formula is not very practical and difficult to implement. बाद में इस चीज का एहसास हुआ कि नहीं, वन नेशन वन स्टेट फॉर्मूला जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है और इसलिए उसको लागू करना मुश्किल होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मेनी नेशंस कैन बी सीन इन कंट्रीज लाइक USA, चाइना, इंडिया एंड रशिया। ये जो बहुत सारे नेशंस का कॉन्सेप्ट है ये हमें देखने को मिलता है जैसे US, चाइना, इंडिया और रशिया जैसी कंट्रीज में। Here, unity in diversity can be seen and this has given a very strong feeling of nationalism. अनेकता में एकता जो है यहाँ पर देखने को मिलती है और इससे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो है राष्ट्रीयता की डेवलप होती है। Nationalism is liberal or extremist. When citizens are proud of their nation with acceptance of coexistence of other nation, it is called liberal nationalism. जब नागरिक जो हैं वो अपने देश पर गर्व करते हैं, साथ ही साथ और नेशन की एग्जिस्टेंस को भी एक्सेप्ट करते हैं, तो इसे कहते हैं लिबरल नेशनलिज्म। Fascism under the leadership of Mussolini in Italy and Nazism under the leadership
of Hitler in Germany are the best examples of extremist nationalism. अब फेसिज्म की बात करें, मुसोलिनी की लीडरशिप में जो इटली में हुआ था, और नाजीज की बात करें जो लीडरशिप हिटलर की थी जर्मनी में, ये बेस्ट एग्जांपल्स है एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म के. Both of these ideologies believe that only the Aryan race is great and all other races in the world are inferior to them. इन दोनों ही विचारधाराओं में ये माना गया था कि आर्यन रेस सबसे महान है, बाकी सारी रेस जो है उसके मुकाबले दुनिया में कम है. This feeling of Aryan superiority was one of the important causes of the Second World War. और शायद यही जो फीलिंग थी आर्यन सुपीरियोरिटी की, इसी वजह से जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने की नौबत आई. Liberal nationalism brings unity in society. Liberal ideology of nationalism brings unity in society, crossing all the banners of different religion, languages, classes and caste. ये जो लिबरल विचारधारा है राष्ट्रीयता की, इससे क्या होता है, लिबरल का मतलब है थोड़ी सी जिसमें छूट होती है, इससे एकता आती है समाज में, जिसमें सभी बैनर्स को जो है वो एक तरह से क्रॉस कर लिया जाता है, चाहे वो रिलीजन से रिलेटेड हो, लैंग्वेज हो, क्लास हो या फिर कास्ट हो. पीपल बिकम मोर फेथफुल टुवर्ड्स द नेशन स्टेट. लोग जो है ज्यादा एक तरह से लॉयल होते हैं अपने नेशन स्टेट के लिए. It gives strength to fight against calamity. इससे एक मजबूती मिलती है कि जो आपदाएं आती हैं उनसे खिलाफ लड़ सकें. When a state and society faces natural calamities like earthquake, flood, storm and man-made calamities like foreign aggression, the feeling of nationalism gives moral strength to fight against them. जब स्टेट या समाज प्राकृतिक आपदा को झेलता है, चाहे अर्थक्वेक हो, फ्लड हो, स्टॉर्म हो, या इंसान द्वारा आपदाएं क्रिएट की गई जैसे फॉरेन एग्रेशन हो गया, तो ऐसे में राष्ट्रीयता की जो भावना है वो नैतिक तौर पे सपोर्ट देती है, मजबूती बनाती है ताकि उनके खिलाफ लड़ सके. इट प्रोवाइड्स इकोनॉमिक स्ट्रेंथ टू द नेशन. The slave countries under European nations suffered because of colonialism and imperialism, which led to the emergence of a feeling of economic independence. अब ये जो गुलाम देश थे यूरोपियन नेशंस के अंडर, जिनको सफर करना पड़ा कोलोनियलिज्म की वजह से, इंपीरियलिज्म की वजह से, इनमें एक अंदर से भावना जगी कि नहीं, इनको आर्थिक तौर पे इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है. It was rightly said by the economic thinker Dadabhai Navroji that the reasons for the poverty in India is due to economic exploitation by the Britishers. तो दादाभाई नवरोजी जो थे उन्होंने सही कहा है कि जो इंडिया में गरीबी है उसका मुख्य कारण यह है कि ब्रिटिशर्स द्वारा एक आर्थिक तौर पे उनका शोषण किया गया. The Gandhian philosophy and thoughts about boycott of foreign goods, Swadeshi movement and making villages self-dependent were instrumental in the development of Indian nationalism. और गांधी जी की जो विचार थे, फिलॉसफी थी, वो ये थी कि फॉरेन गुड्स को जो है बॉयकॉट करो, उनका बहिष्कार करो. स्वदेशी मूवमेंट चलाया उनने, गांव को आत्मनिर्भर बनाया और ये एक तरह से काम किया जिससे जो है इंडियन नेशनलिज्म की जो भावना है वो ज्यादा डेवलप हुई. In spite of the fact that nationalism is an obligation towards the state, in the time of globalization, more emphasis is given to internationalism. अब ये जो बात सच है ही कि नेशनलिज्म जो है एक तरह का ऑब्लिगेशन है स्टेट के प्रति, लेकिन आज का जो ग्लोबलाइजेशन का जमाना है इसमें ज्यादा जोर किसको दिया जाता है, इंटरनेशनलिज्म को. इवन दो एवरी नेशन एक्सपेक्ट्स नेशनलिज्म फ्रॉम ऑल इट्स सिटीजन, तब भी हर नेशन एक्सपेक्ट करता है, उम्मीद करता है कि हर एक नागरिक जो है उसमें एक राष्ट्रीयता की भावना होगी. कीपिंग दिस इन माइंड, a chapter on fundamental duties were incorporated in the Constitution of India by passing the 42nd Constitutional Amendment. इस चीज को ध्यान में रखते हुए एक चैप्टर जो है फंडामेंटल ड्यूटीज पर उसको लागू किया गया कॉन्स्टिट्यूशन, या उसको लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास करके. Citizens also feel proud when their nation state gets respect from other countries. और नागरिक जो होते हैं देश के वो खुद भी गर्व महसूस करते हैं जब उनके नेशन स्टेट को आदर मिलता है और कंट्रीज के द्वारा. मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म विद रेफरेंस टू ग्लोबल एंड इंडियन कॉन्टेक्स्ट. To know the meaning of secularism in the global context, we will have to look into the history of secularism in the period between 17th to 18th century. अब सेक्युलरिज्म के मतलब को समझने के लिए ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में हमें बहुत जरूरी है कि जो हमारा इतिहास रहा है सेक्युलरिज्म का 17th और 18th पीरियड के दौरान, जो सेंचुरीज थी उनके दौरान, उसको जानना जरूरी है. That was the period when the concept of state was in its initial stage. उस समय का जब दौर था तब जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो अपनी शुरुआती स्टेज पे था. मिडिल एज वाज द पीरियड ऑफ रिलीजियस इन्फ्लुएंस एंड द किंग वर डिपेंडेंट ऑन चर्च फॉर हिज पावर एंड किंगशिप.
मिडिल एज का पीरियड जो था उस टाइम पे धार्मिक प्रभाव ज्यादा था और राजा जो है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट थे चर्च पे अपनी पावर और किंगशिप के लिए। Emphasis on thinking about man and this worldliness rather than otherworldliness was a distinguishing feature of this period. ज्यादा जोर जो है इंसान और इस दुनियादारी के बारे में था बजाय कि और दुनियादारी के, ये एक तरह से कहना चाहिए अलग फीचर मान सकते हैं हम इस पीरियड का। The newly formed states were not dependent on religion or religious institution for their power. जो नए स्टेट्स फॉर्म हुए वो धर्म पर डिपेंडेंट नहीं थे या धार्मिक इंस्टीट्यूशंस पर डिपेंडेंट नहीं थे पावर के लिए। These states emerged as independent political state. और ये स्टेट सारे के सारे एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल स्टेट के तौर पर उभर के आए। Later on, such states become regular in nature. Along with the development of the state, secularism become an acceptance factor for an ideal state. बाद में ऐसे स्टेट्स जो हैं वो रेगुलर हो गए और मतलब हर कोई ऐसे ही बनने लग गया। फिर जैसे जैसे स्टेट सेक्युलरिज्म का डेवलपमेंट हुआ एक तरह से एक्सेप्टेंस हो गई आइडियल स्टेट की कि हाँ ये फैक्टर जो है जरूरी है एक आइडियल स्टेट की फॉर्मेशन के लिए। In present time, most of the democratic and communist countries have accepted the philosophy of secularism. आज के दौर में ज्यादातर लोकतांत्रिक और जो सामुदायिक कंट्रीज हैं, जो कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, उन्होंने जो है इस सेक्युलरिस्ट जो फिलॉसफी है उसको अपनाया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म एट इंटरनेशनल लेवल इज एज फॉलोज। अब क्या कॉन्सेप्ट है सेक्युलरिज्म का इंटरनेशनल लेवल पे, वो बात करते हैं। द स्टेट रिमेन्स न्यूट्रल विद रिलीजन। स्टेट जो है वो पूरी तरह से न्यूट्रल होगा धर्म को लेकर। द स्टेट डज नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू एनी रिलीजन। ना किसी वो पर्टिकुलर धर्म को इंपॉर्टेंस देगा। Citizens are free to follow any religion and religious freedom is given by the state. Citizens जो है फ्री हैं किसी भी रिलीजन को फॉलो करने के लिए और ये रिलीजियस फ्रीडम उनको स्टेट द्वारा दिया गया है। So all citizens have right to follow, propagate and make any association for religious purposes. तो हर नागरिक के पास ये अधिकार है कि फॉलो कर सकता है, प्रचार कर सकता है, जुड़ सकता है धार्मिक पर्पस से। There cannot be any discrimination among citizens on the ground of religion. किसी के भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा रिलीजन के आधार पर। और रिलीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ। सब रिलीजन जो है कानून के सामने बराबर हैं। द स्टेट विल नॉट इंटरफेयर विद रिलीजन एक्सेप्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट। और स्टेट जो है वो रिलीजन के साथ कोई भी दखलंदाजी नहीं करेगा और जब तक कि वो पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब उसमें कोई हनन ना हो रहा हो। इन इंडिया वी हैव एक्सेप्टेड सेक्युलरिज्म बाय गिविंग द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। अब हमारे इंडिया में भी हमने सेक्युलरिज्म को एक्सेप्ट किया है क्योंकि हमने लोगों को अधिकार दिए हैं राइट टू रिलीजियस फ्रीडम के। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट लाइक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंट एंड न्यूट्रल जुडिशरी एंड वोटिंग राइट टू ऑल एडल्ट्स। तो ये जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है ये भी एक तरह से वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, जैसे कि हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल जुडिशरी है या फिर वोटिंग राइट, सब जो बड़े लोग हैं उनके लिए, एडल्ट्स जो हैं। बट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज एज ओल्ड एज अवर कल्चरल हेरिटेज। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है सेक्युलरिज्म का ये उतना ही पुराना है जितनी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। इंडियन कल्चर इज अ ब्लेंड ऑफ यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी। तो इंडियन कल्चर जो है क्या है, एक तरह से मिश्रण है एक अनेकता में एकता का। सो द स्टेट हैज एक्सेप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन एंड ट्राई टू एम्ब्रेस ऑल रिलीजन। तो जो स्टेट है अब उसने क्या किया है, इस इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया है कि सब धर्म को अपना रहे हैं और जितने भी धर्म हैं उनको एक तरह से अपने यहाँ अपनाने की कोशिश करी है। With the 42nd Amendment of the Constitution in 1976, it included the word secular in the preamble to the Constitution and asserted that India is a secular nation and all religions are equal for the state. 42nd Amendment जो हुआ Constitution का 1976 में, उसमें ये जो word secular था ये preamble में शामिल किया गया Constitution के और ये बात मानी गई कि इंडिया जो है एक secular nation है और सारे religions जो है वो equal है state के लिए। In spite of that, India accepted secularism as an integrated part of democracy. It does not advocate a society without religion or anti-religion. अब कहने को इंडिया ने सेक्युलरिज्म एक्सेप्ट कर लिया है कि ये एक अहम हिस्सा है डेमोक्रेसी का, तब भी ये वकालत नहीं करता कि समाज जो है उसमें कोई धर्म ना हो या वो धर्म के खिलाफ हो। The Constitution never advocates to remove religion from life, rather it gives इक्वल स्टेटस टू ऑल रिलीजन्स। कॉन्स्टिट्यूशन कभी वकालत नहीं करता कि धर्म को जिंदगी से निकाल दो और बल्कि ये जो है बराबर का दर्जा देता है सभी धर्मों को।